नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर की एक और नई हिस्ट्री क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था फोर्थ क्लास के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो रिवाइज करके ही अभी नई वीडियो पे आए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। और वो शुरू होता है हमारा और पश्चिम भारत का, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का, हमारे भारत के साथ जब एक संपर्क बना, एक दूसरे को जाना हमने, है ना, तब से शुरू होता है। और सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि डिस्कवरर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। डिस्कवरर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? वास्को डी गामा को, जो कौन था? एक पुर्तगीज, जो आजकल का पुर्तगाल। पुर्तगीज किनको कहते हैं? पुर्तगाल देश, जहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हैं। तो इसी तरह से याद कर लेंगे, वास्को डी गामा। और ये पहली बार कहाँ आया था? कैलीकट में आया था। कैलीकट, जिसका अभी नाम जो है वो कोझिकोडे कहते हैं। कोझिकोडे कहाँ पे है? ये है केरला की एक सिटी है। क्या है? केरला, केरल स्टेट की एक सिटी। तो वहाँ पे पहली बार वास्को डी गामा आया था इंडिया पे, उसकी ने शिप आई थी, और तभी से उसको डिस्कवरर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलेंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश पहले आया, कौन सा उसके बाद आया, कौन सा उसके बाद आया, और कौन सा सबसे लास्ट में आया। ठीक है, तो हम ये कुछ तरीके से याद करेंगे, जिसका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में कदम रखने वाले थे कौन? पुर्तगीज। कौन? पुर्तगाली, जिनको पुर्तगाल से कहा जाता है। उसके बाद आए थे डच। डच मतलब नीदरलैंड्स के लोग, जो भारत में आए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूरोपियन कंट्रीज कैसे दे कम, हाउ दे कम टू इंडिया, ये सब हम याद रख लेंगे। उसके तीसरे नंबर पे कौन आए? ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश, जिनके हम गुलाम रहे 150-200 साल जितना। ठीक है, उसके बाद आए डेन्स। डेन्स और डच में कन्फ्यूजन है, तो आप पहले इसको याद कर लिए, नीदरलैंड्स। और डेन्स किसको कहते हैं? डेनमार्क को। ठीक है, और सबसे लास्ट में है फ्रेंच। इसको ऐसे याद रखिए, PDBDF। ठीक है, अगर ये मेरा याद करने का तरीका था, मैं आपको अपना खुद ढूंढ लीजिएगा, बट एक क्रोनोलॉजी आप इस तरह से याद कर लीजिए। सबसे पहले पोर्तुगीज, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेन्स मतलब डेनमार्क, उसके बाद सबसे आखिरी में फ्रेंच इंडिया में आए थे। और ये क्या करने आए थे? ये करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। बहुत लालच में कि भारत में बहुत सारी संपत्ति है, क्योंकि उस समय का भारत काफ़ी समृद्ध था। तो ये सब उस लालच में आए थे कि हम बहुत सारा ट्रेड करेंगे, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो ज़्यादा ट्रेड कर पाएगा। एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी कि पूरे भारत का जो ट्रेड करेगा वही देश यूरोप में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। इस सोच के साथ ही भारत आए थे। तो बस आपके लिए ये जानना जरूरी था कि एक क्रोनोलॉजी क्या है, कि ब्रिटेन के सॉरी यूरोप के कौन कौन से देश किसे कैसे ऑर्डर में इंडिया में, भारत में आए थे। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी को। ठीक है, ये एक पहला युद्ध था जिसने डिफाइन किया था किसका साम्राज्य, एम्पायर इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। ब्रिटेन की एम्पायर जो इंडिया में सेटअप हुई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से माना जाता है। एक तरह से इनका आधिपत्य स्थापित होने का कारण यहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख लेंगे? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, उसके पहले कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ बैटल ऑफ प्लासी से पहले, जो मेरे से शायद छूट गए हैं। एक तो पहले, सबसे पहले कोई किला अगर ब्रिटेन ने इंडिया में बनाया तो वो था सेंट जॉर्ज। कौन सा था? सेंट जॉर्ज। ये कहाँ पे था? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। मद्रास मतलब आजकल का चेन्नई। चेन्नई में इन्होंने सबसे पहले बनाया था। और इसका ईयर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका ईयर था, और इसका जो ईयर था वो था 1639। कौन सा ईयर था? 1639 में इन्होंने कहाँ पे बनाया था? मद्रास में। क्या बनाया था? सेंट्स जॉर्ज। जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज इन्होंने मद्रास में बनाया था। उसके बाद इन्होंने बनाया कहाँ पे? फोर्ट विलियम बनाया कलकत्ता में। ठीक है, और ये जो लड़ाई हुई ये इसी फोर्ट विलियम पे, जो बैटल ऑफ प्लासी है, इसी फोर्ट विलियम से किसने लीड किया, मतलब ये कारण बना था फोर्ट विलियम किसका? बैटल ऑफ प्लासी का, पहली वॉर का। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आप याद कर लेंगे। पहला सबसे पहले कौन सा बनाया था?
सेंट जॉर्ज कहाँ पे बनाया था? मद्रास में, चेन्नई में। उसके बाद फोर्ट विलियम बनाया था 1700 में। और एक और चीज़ आप याद रख लेंगे कि जो सबसे पहले ब्रिटेन की कोई फैक्ट्री जो इंडिया में बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? वो बनी थी मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये याद कर लेंगे आप। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन पे है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी फैक्ट्री थी वो थी सूरत में। सूरत में कहाँ, कितने, कौन से ईयर में बनी थी ये बनी थी, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1613 में, ठीक है। ये भी याद कर लेंगे कब बनी थी, 1613 में। तो ये कुछ फैक्ट हो गए जो आपको याद रखने हैं। सूरत में फैक्ट्री बनी थी, सबसे पहले मछलीपट्टनम में बनी थी 1611 में, ठीक है। उसके बाद सूरत में बनी 1613 में, और कब जाके 1700 में जाके कहाँ बनी? 1700 में जाके बना फोर्ट विलियम, बना कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। और फिर बैटल ऑफ प्लासी हम देख लेंगे। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में युद्ध था? एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला और उसके फ्रेंच अलाइज में, ठीक है। मतलब वहाँ पे दोनों ट्रेड कर रहे थे, फ्रेंच और ब्रिटेन वाले। और सिराजुद्दौला ने दोनों को फरमान जारी किया था, लेकिन फ्रेंच मान गए, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। तो उसने ब्रिटेन पे युद्ध घोषित कर दिया और इसको कब्जे में ले लिया, फोर्ट विलियम को, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्या? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व में, मतलब उसकी लीडरशिप के अंडर इन्होंने युद्ध किया, जिसकी बहुत बड़ी आर्मी थी। किसकी? सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी आर्मी थी, जो क्या था? नवाब ऑफ बंगाल। क्या था? बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो ये युद्ध कब हुआ था? डेट इंपॉर्टेंट है, जून 23, अगर डेट नहीं याद रहती है तो ईयर याद कर लीजिए, 1757। इसको याद करने का मैं एक और तरीका आगे जाके आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप अभी ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला ऐसे कह सकते हैं, या ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में युद्ध था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और युद्ध था इसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, जो नवाब था बंगाल का। और कौन जीता था इसको? इसको जीता था ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो एक अलाई था, क्या नाम था उसका अलाई का? जो उसका एक अंकल भी था, उसका नाम था मीर जाफ़र। क्या नाम था? ये भी याद रख लेंगे, मीर जाफ़र, जिसने धोखा दिया था किसको? सिराजुद्दौला को, क्योंकि उसको भी राजा बनने का था। तो इसलिए मीर जाफ़र ने अपनी, जो कमांडर भी था एक आर्मी की बटालियन का, लेकिन वो उस टाइम पे अपीयर ही नहीं हुआ युद्ध में, तो इस वजह से सिराजुद्दौला उस युद्ध को हार गया था। और बाद में ब्रिटेन ने क्या किया? इसको क्या बना दिया? नवाब बना दिया, किसका? बंगाल का, ठीक है। तो ये आप याद रख लेंगे, कौन? मीर जाफ़र, नाम याद रख लीजिए, मीर जाफ़र। आगे चलते हैं। उसके बाद जब क्रोनोलॉजी मीर जाफ़र के बाद आगे आगे आते गए, आगे आते गए, इसमें से एक आया मीर कासिम, जो बंगाल का क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया। लेकिन ये थोड़ा चालाक आदमी था, तो इसने क्या किया? ये शाह आलम टू, जो एक मुगल एम्परर था उस समय दिल्ली का, और शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला को इकट्ठा किया। शुजाउद्दौला उस समय अवध अवध प्रोविंस को मेंबर कह सकते हैं हम। तो अवध प्रोविंस का मेंबर जो, अवध प्रोविंस का राजा था ये। तो इन तीनों ने मिल के सोचा कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर होगी तो हमारा साम्राज्य चला जाएगा। तो इन्होंने इनके इसके खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। कब किया? 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। वो कितने साल हुआ था? वो था 1757, ये हुआ है 64 में, मतलब 3 4 7 साल का डिफरेंस था, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे आप, ये दोनों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जीता कौन था? किसके अंडर हुई थी? इस तरफ से कौन था? इस तरफ से मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, शाह आलम टू था, ठीक है। इस तरफ से कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लीडरशिप की थी कैप्टन मुनरो ने, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर जो थी ये जीती थी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद कुछ संधियां हुई थी। संधियां कुछ इस तरह से, जैसा मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने उसमें भी कहा था कि मुगलों का एक अलग ही ऑरा था पूरे भारत पे। तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इनसे दीवानी राइट ले लिए। दीवानी राइट मतलब हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के, आप ये लिखित में दे दीजिए। तो मुगल उस समय हार गए थे तो उनको देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मीर कासिम को तो भगा ही दिया, मतलब
इसका कोई, उसके बाद इसने जंगलों में ज़िंदगी काटी है। उसके बाद शुजाउत दौला के साथ भी इन्होंने संधि की जिसमें इसको बहुत सारे पैसे देने पड़े, ठीक है। तो ये आप याद रख लेंगे। इसके अलावा इसमें बैटल ऑफ बक्सर में कुछ ज़्यादा नहीं है। इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको एक तरह से क्या हो गया, डुअल गवर्नमेंट बंगाल में चलने लगी। कौन सी? डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट ऐसे कि राजा जो था वो भी ब्रिटेन का बिठाया हुआ था और ट्रेड और टैक्स भी यही कलेक्ट करते थे। लेकिन जब कोई गलत काम होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नवाब की। और जब पैसे कलेक्ट करने हैं या फिर कुछ ऐसा काम करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इसकी। तो एक तरह से दो लोग संभाल रहे थे सरकार, लेकिन इसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर पावर कोई नहीं था। और ब्रिटेन के पास पावर सारी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। तो इसको कहते हैं डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद हम कुछ फैक्ट देख लेंगे गवर्नर जनरल्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल जो हैं बंगाल के, सबसे पहले देख लेंगे, ठीक है। गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। उसका मतलब ये था कि इसको, क्योंकि उस समय बंगाल, चेन्नई, मद्रास और मुंबई प्रोविंस थी, बॉम्बे प्रोविंस थी, इन तीनों में एक गवर्नर, सॉरी, जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ मद्रास, जनरल ऑफ मुंबई हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया जिसको पावर दी गई इन दोनों से ज़्यादा। क्या पावर दी गई? इन दोनों से ज़्यादा। तो पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ईयर आप रखना चाहें तो रख लीजिए, बट वॉरेन हेस्टिंग नाम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये आ रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको आएंगे कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे हम कुछ और फैक्ट इसके अलावा, ठीक है। जो अभी ज्ञान शकुंतलम और भागवत गीता को ट्रांसलेट किया था कि चार्ल्स विल्किंस ने, किसमें? इंग्लिश में किया था, ठीक है। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहते हैं? सिविल सर्विसेज आज का आईएएस आईपीएस सेटअप जो है, इसका फादर किसको कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये भी क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, उस टाइम पे। और इनको बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट वाला आपको, जैसे ये लास्ट गवर्नर जनरल है तो इसका नाम याद नहीं रखेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो इसके बाद हम देख लेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लास्ट कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के, किसके? कंपनी के। लेकिन जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ उसके बाद किसने ले लिया भारत का सारा काम? ले लिया क्वीन ने। क्वीन के अंडर आ गया था, ठीक है। क्वीन के अंडर आ गया था। तो जो भी चीज़ क्वीन के अंडर आ रही थी उसको कहते थे क्या? वाइसरॉय। क्या कहते थे? क्या कहते थे? वाइसरॉय। और इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो हमने ये देख लिया कुछ। वॉरेन हेस्टिंग नाम याद रख लेंगे, एक विलियम बेंटिक नाम याद रख लेंगे और लॉर्ड कैनिंग नाम याद रख लेंगे, ठीक है। और एक और फैक्ट है इसके रिलेटेड कि जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत में वाइसरॉय का जो कंसेप्ट था, वाइसरॉय का जो कंसेप्ट था ये डिमोलिश कर दिया गया और फिर से भारत में क्या आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला भारतीय कौन था जो गवर्नर जनरल बना? वो थे सी राजागोपालाचारी। और पहले भारत के कौन थे? ये याद रखना, पहले भारत के थे जो लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटेन के, और पहले थे किसके? इंडिया, फ्री इंडिया के। वाइसरॉय नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है। लॉर्ड माउंट बैटन, ये नाम याद रख लेंगे, ठीक है। ये कुछ नाम है, ये आपको भूलने नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं भूलने चाहिए। और चलिए अब आगे चलते हैं इससे आगे चलते हैं। हम आगे देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 कितने सालों बाद हुआ? एग्जैक्टली मैं कह रहा था आपको याद करवाऊंगा। एग्जैक्टली देखिए 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए मुझे, कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। तो उसके एग्जैक्टली 100 सालों बाद क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे। 1857 का रिवोल्ट जो था, ये सभी जगहों के नाम याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट तब गवर्नर जनरल कौन था? जी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में जब
किसने इसका कारण क्या था? एक इनफील्ड नई राइफल आई थी जिसके कार्टिजेस को, मतलब उसके ऊपर का शेल जो था उसको मुंह से उतारना पड़ता था, और उसकी जो ग्रीस बनी हुई थी वो एनिमल फैट से बनी हुई थी। तो ऐसा माना गया कि वो किसके, पिग और काऊ के फैट से बनी हुई है, मतलब ग्रीस जो है वो उसके फैट से बनी हुई है, इसलिए वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उसने भारतीय सोल्जर्स के हर्ट किया। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे भारतीयों को सिपाही से ज़्यादा नहीं आगे दिया जाता था। इसके अलावा जब पहले क्या था कि कोई भी चिट्ठी भेजनी होती थी, जब दूर दूर पोस्टिंग होती थी किसी भी जवान की, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, लेकिन बाद में उसके ऊपर भी कोई चार्ज लगने लगा छोटा सा। तो बहुत सारे कारण थे, ठीक है। तो उसकी वजह से एक गुस्सा भारतीय सैनिकों में आ गया था, जिसका एक नतीजा यह निकला, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या रिजल्ट हुआ? रिजल्ट इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आगे पास हो गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, मतलब क्वीन अब संभालेगी किसको? वाइसरॉय आ गया, क्वीन संभालेगी, वाइसरॉय आ गया, ठीक है। तो ये सब याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम याद रखेंगे कि अब क्या पता चला ब्रिटेन को कि हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी बहुत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया? हिंदू मुस्लिम में क्या है? यूनिटी बहुत है। तो इन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, क्योंकि अगर इनको बचना था तो इनको एक पॉलिसी इन्होंने बनाई डिवाइड एंड रूल की, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स जो है इन्होंने स्टार्ट की, जिसके अंडर इन्होंने एक दूसरे को भड़काना शुरू कर दिया, हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को, और अपीजमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेंगे, आगे चलेंगे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। इसका जो फाउंडर था वो कौन था? एओ ह्यूम। कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये भी बहुत, जो जो नाम याद आ रहे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ ईयर याद आ रहे हैं या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और इसका फर्स्ट सेशन भी हुआ कब? कब हुआ फर्स्ट सेशन? 1885 में, ठीक है। कौन थे प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, ठीक है। इसमें 72 जने मिले थे, 72 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया के आए हुए थे मुंबई में, बॉम्बे में, जो वहाँ पे मिले थे, जिनमें बहुत सारे मेंबर हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। वो मैं आपको बताऊंगा। मॉडरेट होते हैं जो मतलब बहुत शांति प्रिय, जो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं जैसे हमारे लाल बाल पाल, इनको कहते हैं लाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और बिंदो घोष। ये सब एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। मॉडरेट दादा भाई नरोजी, बदरुद्दीन तायब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबको मॉडरेट्स कहते हैं, जो बहुत शांति प्रिय, और साथ में किस पे चलने वाले? आइडियोलॉजी पे, कि हम इनसे ऐसे बात करके मनवा लेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटेन से, और हमें ये राइट्स दे देंगे। लेकिन ये वो कहते थे कि हम क्या करेंगे? राइट्स छीन लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तब उस समय मेंबर थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम आते आते ये इनकी पॉलिसीज़, किनकी? मॉडरेट्स की पॉलिसीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगी किसी को, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स को, कि हम ऐसे बात नहीं मनवा सकते। तो और साथ में गुस्सा बन ही रहा था एक दूसरे का। उसका एक और कारण बना, क्या बना? पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या बना? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही एक तरह से शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम डिवाइड। क्या डिवाइड शुरू हुआ? हिंदू मुस्लिम डिवाइड। इसमें लॉर्ड कर्जन जो था, इसने बंगाल को दो हिस्सों में, असम नहीं, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है। एक ईस्ट बंगाल जो था, इसमें आता है अभी का बांग्लादेश और असम, और इसमें आता था बिहार, बिहार हो गया। उसके बाद आता था उड़ीसा हो गया, उसका झारखंड का कुछ एरिया। तो ये सब एरिया आते थे, और इन दोनों में क्या था कि जो ईस्टर्न वाला था वो किसकी मेजोरिटी थी? मुस्लिम मेजोरिटी थी। और जो वेस्ट बंगाल था, वहाँ पे किसकी मेजोरिटी? वो हिंदू मेजोरिटी स्टेट था। तो ऐसी डिवीजन कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसकी वजह से क्या शुरू हुआ? एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई 1905 में, विच रिजल्टेड इनटू स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। आईएनसी ने कॉल किया था, ठीक है। आईएनसी ने 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को कॉल किया। किसने? प्रेसिडेंट कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने कहा स्वदेशी मूवमेंट लाएंगे। स्वदेशी मूवमेंट मतलब भारत में ही बनी हुई चीज़ों का यूज़ करेंगे। जो बाहर की चीज़ें हैं, मतलब ब्रिटेन से, फॉरेन से लाई हुई चीज़,
ठीक है, इंपोर्ट की हुई चीज़ उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्वदेशी मूवमेंट थी। और इसी दौरान क्या बना, मुस्लिम लीग बनी 1906 में। किस किस के अंडर बनी, मैं आपको बता दूंगा। आगा खान, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका एंड नवाब मोहिउद्दीन मुल्क, मोहिउद्दीन मुल्क। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाई, मुस्लिम लीग लीग 1906 में। ईयर याद कर लेंगे, मुस्लिम लीग याद कर लेंगे, किन किन ने बनाई ये याद कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग क्या करती थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करती थी कि हमारा हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट मिली है हमें एक, तो हम इसमें मेजॉरिटी लाएंगे या सब कुछ करेंगे, अपना वो चलाएंगे। तो इसको सपोर्ट करती थी और अपोज करती थी स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बना, जैसे मैंने बताया, कम्युनल डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या हुआ, कलकत्ता सेशन हुआ। ये कुछ ईयर इंपॉर्टेंट है। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्चिंग हुई, कहाँ, आईएनसी ने अपने और स्वदेशी आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट की लॉन्च की, किसके रिजल्ट में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिजल्ट में। तब प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में, मतलब एक साल बाद, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता सेशन 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने क्या करवाया, अडॉप्ट करवाया स्वराज। मतलब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो सब और हम इसको लेकर रहेंगे। ठीक है, स्वराज की मतलब वो वाला वर्ड जो पहली बार आया था, ये डायलॉग नहीं, पर ये वर्ड जो पहली बार आया था, सेल्फ गवर्नमेंट का स्वराज, ये कौन से सेशन में आया था, कलकत्ता सेशन में 1906 में। ठीक है, उसके बाद हुआ सूरत सेशन 1907 में। इसमें क्या हुआ, मॉडरेट्स जो चाहते थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम इस मूवमेंट को, मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट वगैरह को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाएं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये चाहते थे कि हम इसको पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड करें और स्वराज की मांग करें ब्रिटेन से और उनको अंडर प्रेशर लाए। तो इस लड़ाई के चक्कर में क्या हुआ, दो ग्रुप ऑफिशियली डिवाइड हो गए, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो ये जो उनकी साजिश थी कांग्रेस को तोड़ने की और भारत को तोड़ने की, ये इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे चल रही। और उसके बाद हम देख लेंगे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। हम आज इतने तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद वाला हम कल पे रखेंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर में कंप्लीट, मतलब पोर्शन, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन प्रोबेबली 3 पोर्शंस में, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आज हम कितने तक पढ़ेंगे, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स तक। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल नॉलेज हम आपको अभी प्रोवाइड करेंगे। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म एक तरह से 1909 में इसलिए आए क्योंकि उस समय स्वराज मूवमेंट थी, या फिर फॉरेन के कपड़ों का बहिष्कार वगैरह बहुत लार्ज स्केल पे होने लगा था। इसकी वजह से एक तरह से ब्रिटेन डर भी गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या, अपीजमेंट के लिए, खुश करने के लिए कि ये डाई हो जाए। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को बहुत मारा। एक्सट्रीमिस्ट जितने भी थे कैद वैद कर लिए। 1908 में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनको अरेस्ट करके 6 साल की सज़ा सुना दी। ठीक है, और इनको भेज दिया म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बंदी बना लिया और बहुत सारे लोगों को मारा कूटा, जो भी एक्सट्रीमिस्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो मॉडरेट्स थे वो तो थे ही एक तरह से बहुत शांत स्वभाव के, स्वभाव नहीं कह सकते, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, फिलॉसफी ऐसी थी कि हम इनसे मनवा लेंगे चीज़, लेकिन शांति प्रिय तरीके से। ठीक है, तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का राइट मिल गया। ठीक है, पहले वोटर्स जो थे किसी एरिया के, जो एलिजिबल वोटर हैं, वो वोट डालेंगे किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर चूज करने के लिए, और फिर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर थे वो प्रोविजन किसको, प्रोविजनल काउंसिल किसको कहते थे, एक तरह से जो स्टेट थी। ठीक है, स्टेट में जो एमएलए होता है उसको इलेक्ट करने के लिए। और इसकी भी सिर्फ इतनी पावर थी, एडवाइजरी पावर थी। कौन सी एडवाइजरी पावर थी, मतलब ये सिर्फ एडवाइज कर सकता था कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कुछ खुद फैसले नहीं ले सकता था। ठीक है, और इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स को वोट डाल सकते हैं, और जहाँ पे, और एक कोई सीट्स जहाँ पे मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम्स को क्या दिया गया, मुस्लिम्स को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और इसके बाद हम होम रूल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। कब, कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बहुत हो गया ये, और मुझे पूरी उम्मीद है आज आप पढ़ेंगे पूरे, कुछ नाम याद करेंगे, कुछ ईयर याद करेंगे, और जो मैंने बोला है उसको पूरे दिमाग में एक स्टोरी की तरह बिठा लेंगे। ठीक है, तो कल हम फिर से मिलेंगे
हम डिस्कस करेंगे अगला कुछ टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार। कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।